नमस्कार दोस्तों, मैं नयन आनंद अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2024 का बजट जो है वो अब आउट हो चुका है और हम लोगों ने कल जिस तरीके से बजट के बारे में एक एनालिसिस किया था, उसी पॉइंट ऑफ व्यू पर, उसी एजेंडास पर कुछ ना कुछ बातें आज इस बजट में हमको देखने को मिली है। आइए हम समझते हैं इस बजट का डीपर एनालिसिस और समझते हैं इस बजट से देश को क्या क्या मिला। वो जो पॉजिटिविटी की बात हमने इस बजट में की थी, क्या वो दिख रही है? क्या वो अपडेट है या बीजेपी का बजट चुनाव को देखते हुए था या नहीं था? बहुत सारी बातें होंगी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। बजट 2024 हम लोगों ने बात कही थी कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फोकस इस बार विमेन एम्पावरमेंट पर होगा। और आपको बता दिया जाए कि बजट जो है वो अंतरिम बजट है ये 2024 का। अभी पूर्ण रूप से बजट आया नहीं है, वो चुनावों के बाद आएगा जो भी सरकार बनेगी। लेकिन इस बजट को पूरा एनालाइज करने के बाद, समझने के बाद हमें लगता है कि शायद बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि वो सरकार में वापस आएंगे और वही बजट पेश करेंगे। ऐसा हमें प्रतीत होता है आज के बजट को देखने के बाद, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर बात ही नहीं करी गई और कोई चुनावी चुनाव को देखते हुए बजट डिज़ाइन किया गया, ऐसा भी कुछ हमको इस बजट में देखने को नहीं मिला है। इसका हम सटीक विश्लेषण करते हैं कि कैसा रहेगा बजट। तो बजट में शुरुआत होते ही जो हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने शुरू से ही बता दिया कि हमारा मेन जो मोटो है वो शॉर्ट टर्म गोल्स को देखते हुए नहीं है, हम लॉन्ग टर्म गोल की बात करना चाह रहे हैं। और इंडिया एट 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस की बहुत ज़्यादा बात की गई। विकसित भारत 2047 में जो प्रधानमंत्री जी का नारा था, तो कैसा होगा विकसित भारत 2047, और उन मोटोस पर कहीं ना कहीं आज के इस बजट को रखा गया। लॉन्ग टर्म बजट, सॉरी, लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए ये जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, ये कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं शुरुआत से ही कि इस गवर्नमेंट ने कभी भी कोई समझौता नहीं किया है। शॉर्ट टर्म्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम इन्होंने ज़रूर देखी है, और इस बजट में भी मुझे बड़ी खुशी हुई कि विकसित भारत 2047 के मुद्दे को ध्यान में रखा गया। ऐसा नहीं है कि वादा करके भूल गए, जो हर बार एक समस्या आती है। तो एक मास्टर स्ट्रोक था। विकसित भारत 2047 क्या है हम समझेंगे। जो विज़न आज हमको दिखा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज सभी के लिए मिले, लोगों को एक ऐसा भारत मिले जहाँ पे नेचर के साथ में प्रॉस्पेरिटी रखें लोग। डेवलपमेंट मंत्र वही है जो बीजेपी का 2014 में था कि सबका साथ सबका विकास। और इस सबका साथ सबका विकास में भी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो सभी वर्गों का, ये हम लोग देखते हैं इस बजट में 2024 के इस बजट में। और विकसित भारत 2047 के अंदर अंदर यही बात कही गई वित्त मंत्री जी द्वारा। सबका साथ सबका विकास का जो नैरेटिव था उसको लेकर के आए हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम सबका विश्वास में भी एक बात करना चाह रही है गवर्नमेंट, जिस तरीके से हम इस बजट को समझ रहे हैं। तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये बजट जो है वो बहुत ही एक सटीक है। कोई ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लेकर आए हों, जैसा कि हमको लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा ऐलान होगा, कोई बहुत बड़ी योजना आएगी। बीजेपी ने अब तक के अपने कार्यों को एक जो पुराना ब्लूप्रिंट है उसको देखते हुए कहा है कि हम अब चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कोई अति उत्साहित योजना हम नहीं देने वाले हैं। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये चार सिद्धांतों पर चलते हुए भारत को डेवलप्ड इंडिया जो है वो 2047 तक करना, ये कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं इस बजट का एक नरेटिव था। फिर जिस चीज़ को हम लेकर आए कि कहीं ना कहीं एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा,
जब से गवर्नमेंट आई है कहीं वो पीपीपी के थ्रू या लोगों को इंक्लूड ज़रूर करती है। हम देखते हैं कि जनता की राय लेकर के आगे बढ़ने का जो काम है उसमें भी कहीं ना कहीं आज के बजट में एक फोकस दिया वित्त मंत्री जी ने कि फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हम लोग एक ऐसे कुछ प्रिंसिपल सेट करेंगे जिसमें कि इन सभी वर्गों का भी क्या बोलते हैं डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट भी एक सब्सटेंसिव डेवलपमेंट हो। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेते हुए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी गई है जिसमें कि फॉर्मलाइजेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उसको आगे बढ़ाते हुए उसको प्रमोट करने की कहीं ना कहीं बात आज के इस बजट में देखी गई है। और जीएसटी के थ्रू टैक्स को, टैक्स रेट को, टैक्स बेस को भी आगे बढ़ाने के लिए एक वाइडर स्कोप उस पर क्रिएट करने का एक प्रयास हम गवर्नमेंट को आने वाले समय में करते हुए देख सकते हैं। क्योंकि जैसे ही फाइनेंशियल सेक्टर आगे बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट को एक ट्रैक पर वापस लाने के लिए कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाना चाह रही हैं। एक गिफ्ट आईएफएससी की बात भी हमें इसमें देखने को मिलती है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी द्वारा कि किस तरीके से ग्लोबल कैपिटल को हम आगे बढ़ाएं और हमारी इकोनॉमी में फाइनेंशियल सर्विसेज को और बूस्ट मिले, लाइक गिफ्ट आईएफएससी, GIFT। सो इट्स अ वे टू जनरेट अ ग्लोबल कैपिटल एंड इसके थ्रू हम एक वाइडर स्कोप देखते हैं हमारे आईएफएससीज का आने वाले समय में। कंट्री के जितने भी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उनको एक क्या बोलते हैं, उनके लिए एक प्रोएक्टिव इन्फ्लेशन मैनेजमेंट का भी एक क्राइटेरिया बीजेपी की ये गवर्नमेंट लेकर के आई है। देखिए, सबसे ज़्यादा फोकस अब हम बताते हैं, ये तो एक बजट का ओवरव्यू हो गया कि अब तक इतना हुआ, इतना उन्होंने कर दिया, इतना करेंगे। लेकिन अब हम जब इस बजट को लेकर के जा रहे हैं और अब हम देख रहे हैं कि मेन फोकस किस जगह पे था, तो मेन फोकस में हमने बात करी थी कल के वीडियो में भी कि कहीं ना कहीं जो पुअर सेक्टर है, जो गरीब पॉपुलेशन है, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आएंगे कि उनको ज़रूर ध्यान में रखा जाएगा। हाउएवर मिडिल क्लास के लिए जैसा हर बजट में होता है कोई बहुत बड़ी राहत नहीं देखने को मिली। तो गरीब कल्याण, देश का कल्याण के अंतर्गत अगर हम देखें तो डीबीटी की जो सेविंग्स थी उसको इन्होंने 2.7 लाख करोड़ कर दिया है। 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से क्या बोलते हैं बाहर निकाले गए हैं, आगे आए हैं। और जो पीएम स्वनिधि योजना थी जिसके तहत 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया गया, तो उसका भी क्राइटेरिया बढ़ाने की बात करी गई है इस बजट में और ये स्कीम्स भी जारी रहेंगी। युवाओं के लिए क्या है इस बजट में जो गवर्नमेंट ने बताया, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने बताया, हम एक ओवरव्यू लेकर के फिर हमारा एनालिसिस दिखाएंगे। इसमें करीब स्किल इंडिया मिशन के तहत देश के 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 4,000 करोड़ का बजट था, इस फाइनेंशियल ईयर में उसे बढ़ा करके 6,050 करोड़ का किया गया है। एंटरप्रेन्योरियल एस्पिरेशंस यूथ्स के अंदर आए तो इसके लिए 43 करोड़ तक का जो लोन है वो भी सैंक्शन करा गया है पीएम मुद्रा योजना के तहत। देखिए, हम सब जानते हैं इंडिया एक यंग नेशन है और देश की बागडोर युवाओं को ही आगे चलकर संभालनी है। लेकिन यूथ एम्पावर नहीं होंगे, यूथ अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो युवाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसके तहत
43 करोड़ का लोन, लगभग जो है 43 करोड़ रुपीस का लोन पीएम मुद्रा योजना के तहत यूथ एंटरप्रेन्योर्स के लिए रखा गया है इसमें। हाउएवर इसका पूरा 43 करोड़ एक व्यक्ति को नहीं मिलता है, हमें ये भी समझना होगा, बट इतना बजट एलोकेटेड है। इससे कितना गवर्नमेंट दे पाती है ये देखना होगा। फिर गवर्नमेंट फिर यूथ्स के लिए और क्या क्या हो सकता है स्किल डेवलपमेंट के अंदर अगर हम बात करें इस 2024 के बजट में, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने कुछ कार्यकाल को गिनाया गया कि 2014 में इस देश में 16 आईआईटीज थे, जो कि 2023 आते आते 7 आईआईटीज हो गए हैं। एम्स इस देश में 2014 में 7 थे, 2022 आते आते 22 हो गए हैं। 23-24 वर्ष में शायद अभी तक एम्स इन्होंने डेवलप नहीं किया। 2014 में 723 यूनिवर्सिटी थी, वहीं 2014 में 723 यूनिवर्सिटीज़ थी, तो 2023 में 1113 यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनवाई हैं। तो एजुकेशन पर यूथ्स के लिए ये काम किया गया है। हालांकि रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ पर कुछ खास मुझे इस बजट में दिखा नहीं। यूनिवर्सिटीज़ बनाने से कुछ नहीं होगा, उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे बच्चों के लिए आगे के क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट निकालती है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को आज नहीं तो कल आंसर करना होगा। और आंसर गवर्नमेंट करना जानती है। ये गवर्नमेंट मुंह से बोलकर आंसर अब करने में कम विश्वास रखती है, ये करके दिखाते हैं, तो शायद वो अपॉर्चुनिटीज़ आगे आए। दूसरा, जो किसानों के लिए, फार्मर्स वेलफेयर के लिए बातें बहुत अच्छी कही गई हैं इसमें, लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट होंगी ये बातें? ये किसानों के मन की बातें हैं, उनसे जाकर के एक सर्वे लेकर के मुझे लगता है डायरेक्टली कुछ ग्राउंड लेवल पे भी काम करने का टाइम है। जब हम देखें अन्नदाताओं के लिए यानी कि फार्मर्स के लिए किस प्रकार से गवर्नमेंट लेकर आई है, तो जो क्रॉप इंश्योरेंस है, जिसे हम कहते हैं कि फसलों का बीमा, पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ फार्मर्स को ये दिया गया है। 11.8 करोड़ फार्मर्स को पीएम किसान निधि के तहत लोन वगैरह दिया गया था। 1361 मंडीज बनाई गई थी ई नाम के अंदर, जिसमें कि ट्रेडिंग लगभग 3 लाख करोड़ की हुई है। और वीट और राइस सेक्टर में भी इंक्रीज़ हुआ है। किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का मोटो है कि प्रोडक्शन जो है वो पिछले फिस्कल ईयर से इस बार इंक्रीज़ हुआ है और आगे हम लोग इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या करेंगे। वैसे भी कोरोना के जस्ट बाद फार्म बिल पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। ऐसा कोई बहुत बड़े लेवल पर किसान के लिए मुझे इस बजट में कुछ दिखा नहीं है। उम्मीद है कि जब नई गवर्नमेंट बनेगी 2024 में, तो एक ऐसा बजट होगा जिसमें पैसा लोगों के हाथों में पहुंचे और इन्वेस्टमेंट बढ़े। विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया गया है इस बजट में हम बात करेंगे। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश चुनावों में लाडली बहना योजना के तहत बीजेपी ने सिर्फ लाडली बहना योजना को रखते हुए इस चुनावों को जीता था। तो इस बार नारी शक्ति योजना में क्या था? इस बार नारी शक्ति योजना के अंतर्गत फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि लखपति दीदी जो इनिशिएटिव था एसएचजीस के तहत, उसको 3 करोड़ महिलाओं तक और पहुंचाया जाएगा, उनको लखपति बनाया जाएगा। 83 लाख या लगभग 1 करोड़ के आसपास की महिलाएं ऐसी हैं जो कि लखपति दीदी बन चुकी है। तो लखपति दीदी इनिशिएटिव, जिसके बारे में कल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भी बात करी थी, और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि लखपति दीदी जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए बीजेपी का एक कोई नया स्कीम नहीं है फिर मैं कहूँगा, लेकिन उसी पुरानी स्कीम को, मतलब पुरानी गाड़ी में एक फ्यूल डाल करके उसको आने वाले चुनावों के लिए अच्छे से प्रमोट किया जा सकता है। बीजेपी शायद इस चुनावों को अपने पुराने किए हुए कामों पर ही एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में पेश करके लड़े, और
जो कि अगेन एक पॉजिटिव नोट पर हम देख रहे हैं कि फेयर इलेक्शंस के प्रति बीजेपी यहाँ से जाना चाह रही है। आरोप प्रत्यारोप नहीं, बल्कि अपना एक रिपोर्ट कार्ड लेकर के, एक रिपोर्ट कार्ड आज तैयार भी किया गया फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर के। जो इस बजट में हमको दिखा, मोर देन समथिंग न्यू, दे वर फोकस्ड ऑन पुराना पुराना क्या था। तो ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। और लखपति दीदी योजना के तहत अगर हम इंक्रीज करेंगे विमेंस का पार्टिसिपेशन, तो विमेंस को यदि पैसा मिलेगा, 100% देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। क्योंकि द वे विमेन नो हाउ टू यूज एंड यूटिलाइज द मनी, वो कंजम्पशन के लिए भी अच्छा है और इन्वेस्टिंग हैबिट्स के लिए भी अच्छा है कि अगर गवर्नमेंट पैसा सही हाथों में दे तो 100% हेल्पफुल रहेगा। लखपति दीदी के अलावा गवर्नमेंट ने 30 करोड़ मुद्रा योजना के लोन विमेन एंटरप्रेन्योर्स को दिए हैं। फीमेल एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में 28% का इजाफा लेकर के पिछले 10 सालों में आया है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना था। तो वही मैं कह रहा हूँ, मोर देन अ न्यू बजट, गवर्नमेंट एक रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही थी कि उन्होंने अभी कितना कुछ कर लिया। और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में भी इंक्रीमेंट हमको देखने को मिला है। 2017 से 18 को अगर हम कंपेयर करें और 2022 से 22-23 फाइनेंशियल ईयर को हम कंपेयर करें, तो हमको यहाँ पर एक इंक्रीमेंट बूस्ट देखने को मिलता है फीमेल लेबर का पार्टिसिपेशन के लिए, सॉरी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के लिए। अब बात आती है आज़ादी का अमृत काल। तो मैं कह रहा हूँ ना, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा, मुझे समझ नहीं आ रहा है आज की पॉलिसीज़ को लेकर के गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा इनहेंसिव दिख नहीं रही है, लेकिन अपने विज़न को बहुत आगे बढ़ा दिया गया है। अमृत काल के लिए स्ट्रेटजीज बनाई हैं। चलिए, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई राम मंदिर में, तब प्रधानमंत्री जी ने देश को 1000 वर्ष तक सोचने की क्षमता दी कि 1000 वर्ष में हम कैसा भारत लेकर के आएंगे। इसके पहले भी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के जो हम देखते हैं कि क्राइटेरिया रखा गया है NEP 2020 का, उसको 2040 तक इम्प्लीमेंट करना है। 2047 तक हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। और आज़ादी का अमृत काल, उसके लिए क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हमको इस बजट से देखने को मिली, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया था। तो उनको हम लोग देख लेते हैं। नेट ज़ीरो 2070 से लेकर के आना चाह रहे हैं। अब ये नेट ज़ीरो है क्या कि हम नेट ज़ीरो कर लेंगे 2070 तक, एक बहुत बड़ा सस्टेनेबल गैप होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। वो ये है कि हम चाहते हैं कि जो सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज है, जैसे CNG PNG और कंप्रेस्ड बायोगैस हो गई, इनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो। विंड एनर्जीज से हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाएं। और बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी को बनाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। इसके बारे में बजट में बहुत ज़्यादा चर्चा थी कि 2070 आते आते हम लोग 0% क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का एमिशन रखें। ये स्कीम मुझे बहुत अच्छी लगी, रूफ टॉप सोलराइजेशन। इसके तहत 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ मिलेगी अगर वो रूफ टॉप पर सोलर पैनल्स लगा लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अगेन एक फ्यूचर को देखते हुए ना, बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है ये। और अगर 1 करोड़ ऐसे घरों में आप 300 यूनिट फ्री बिजली दे पा रहे हैं रूफ टॉप के थ्रू सोलर पैनल लगा के, ये फ्री तो नहीं होगा। देखिए, सोलर पैनल अगर कोई व्यक्ति लगाएगा तो ना केवल वो खुद के घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, बल्कि उससे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी को आप आप दूसरी जगहों पर भी पहुंचा सकते हैं और गवर्नमेंट इसे खरीद भी सकती है, या जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो उसे आपसे खरीद भी सकता है। तो ये 300 करोड़ फ्री देकर के एक बड़ा प्लान है, लेकिन अच्छा प्लान है कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएं और रूफटॉप सोलराइजेशन को एक और वैसे भी देखा जाए तो सोलर पैनल को हम लोगों ने
वाटर के ऊपर भी लगाया है, तो एक अगेन अ ब्रिलियंट थिंग, आइडिया बहुत अच्छा है, होप इसे भी इम्प्लीमेंट किया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ई बसेस लेकर आएंगे और ई व्हीकल इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के बाद, जो गडकरी जी भी बार बार बोल रहे हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हमें लगता है कि एक बहुत ही ज़रूरी है। बायो फाउंड्री और बायो मैन्युफैक्चरिंग को किस तरीके से हम प्रोड्यूस करें, उनके लिए एक ऐसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली इनिशिएटिव्स हम लेकर आएँ, इन स्कीम्स को भी लेकर के आएंगे। और बहुत सारा फोकस इस एनर्जी रिसोर्सेज पर रखा गया है, ताकि जो बड़े बड़े इश्यूज हैं जिसका रियली में ध्यान रखना चाहिए था, उनको इस बजट में रखा गया। और अगर हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ इस वे से जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। अमृत काल की स्ट्रेटेजी में फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा? पीएम गति शक्ति योजना पर बात की गई। 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर्स को बनाया जाएगा। 3 बड़े बड़े रेलवे कॉरिडोर को पीएम गति शक्ति के अंतर्गत बनाया जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज बना के। और उड़ान स्कीम के अंदर उड़े देश का आम नागरिक के अंतर्गत जो अभी एयरपोर्ट से उनको एक्सपैंड किया जाएगा। और साथ ही में ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे, जिसके तहत उड़ान स्कीम के अंतर्गत में हम लोग नए नए प्लान्स को लेकर आए। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो उड़ान स्कीम को इसके थ्रू बहुत अच्छे से कर लें। इवन आज़ादी के अमृत काल को भी आप लोग इसे अच्छे से समझ लें। इस पर 360 डिग्री एनालिसिस किया जा सकता है। जो हमारे व्यूअर्स अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेट्रो रेल का प्रमोशन किया जाएगा नमो भारत के अंतर्गत। तो इसको भी मैं एक बहुत पॉजिटिव वेलकम के रूप में देख रहा हूँ। अगेन एक गवर्नमेंट की अच्छी सोच है, और खासकर जब ये 3 बड़े बड़े रेलवे कॉरिडोर बनेंगे तो लॉजिस्टिक्स कितने इजीली एफिशिएंटली लोगों तक पहुँचेंगे, वो भी कम दाम में। तो एक और किफ़ायती योजना मैं कहूँगा जो स्ट्रेटजी बनाई फाइनेंस मिनिस्टर ने, इसका हम लोग वेलकम करते हैं। इसके बाद में हम देखें यदि, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट लेकर के किस प्रकार हम अमृतकाल तक पहुंचेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बनाए जाएंगे जिससे कि स्टेट का फास्टर डेवलपमेंट हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने ज़रूर कहा है, लेकिन उसको इतना फोकस नहीं दिया गया अभी। एस्पिरेशनल सेक्टर में अगर हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम देखें, तो एक एडीपी बनाया जाएगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसके तहत स्टेट्स का फास्टर डेवलपमेंट होगा और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कराने की उम्मीदें हैं। कि एक डिस्ट्रिक्ट को यदि आप, और ये भी सोच अच्छी है कि डिस्ट्रिक्ट को स्मार्ट करो। स्मार्ट सिटीज़ एक मुद्दा है जिस पर कोई बात नहीं हुई इस बजट में। हमको लग रहा था कि स्मार्ट सिटीज़ 2.0 करके ऐसा कुछ इनिशिएटिव आए। हेल्थ सेक्टर वालों के लिए अगर हम हेल्थ सेक्टर में देखें, कोविड के बाद से हेल्थ सेक्टर पे, हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा फोकस एक एक व्यक्ति का हो गया है, सब अवेयर हो गए हैं। तो विमेन एम्पावरमेंट के बाद में मैं जिस सेक्टर की तरफ बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठा था, वो था हेल्थ सेक्टर। तो साथियों, हेल्थ सेक्टर में 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए एंकरेज सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन जो है, उसको गवर्नमेंट ने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन जो है उसका एंकरेजमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने फ्री वैक्सीन्स देने का एक प्रोसीजर अपनाया है। पोषण 2.0 मिशन को यहाँ से इम्प्रूव करा जाएगा, जिससे कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट भी हो और एक न्यूट्रिशन डिलीवरी हो बच्चे की। और इसी के साथ में ECCD यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट के अंतर्गत आंगनवाड़ी को सक्षम किया जाएगा। तो रादर देन क्रिएटिंग समथिंग न्यू,
मुझे ये भी लगता है कि जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले उसे तो अच्छा कर लो। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उस प्रोमिसेस को पूरा करते हुए दिख रही है जिनकी उन्होंने बात करी थी कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए। और इस बजट से ये भी एक मुझे पॉजिटिव साइड मिल रही है। सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0, अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए 360 डिग्री रिवीजन करने की इस पर ज़रूरत है। UWIN यूविन प्लेटफॉर्म एक है जिसमें कि इम्यूनाइजेशन के एफर्ट्स डाले जाएंगे अंडर द मिशन इंद्रधनुष। और आयुष्मान भारत स्कीम को एक्सटेंड किया गया है जितने भी आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और हेल्पर्स हैं उनके लिए। तो एक छोटा सा एम्बिट आयुष्मान भारत स्कीम का बढ़ाया गया है। और मैं कहूँगा मोदी जी का हेल्थ केयर को लेकर के आयुष्मान भारत स्कीम सच में लोगों को हेल्पफुल है। इसमें भी अंदर बहुत सारे काम अभी बाकी हैं पर शुरुआत तो हो गई। तो और देखिए धीरे धीरे हर बजट में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का भी जो टारगेट है आ, उसको बढ़ा दिया गया है और आने वाले 5 सालों में 3 करोड़ का जो टारगेट था वो लगभग अचीव होने वाला है, तो 2 करोड़ को और बढ़ाया गया है। ये रूरल के लिए। और मिडिल क्लास स्कीम जो है, हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास स्कीम, उसको भी लॉन्च किया जाएगा ताकि मिडिल क्लास के लोग भी अपना खुद का हाउस खरीद पाएँ। टूरिज़्म हमने बात करी थी, टूरिज़्म को लेकर के तो इंडिविजुअल स्टेट जो हैं उनको एंकरेजमेंट दिया जाएगा ताकि वो आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स बनाए जिससे कि बिजनेस अट्रैक्ट हो, टूरिज़्म अट्रैक्ट हो और लोकल एंटरप्रेन्योरशिप भी उसी के द्वारा उस टूरिज़्म से अट्रैक्ट हो कहीं ना कहीं। गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि G20 मीटिंग्स जो हैं वो 60 प्लेसेस में होंगी इंडिया की, जिससे कि ग्लोबल ऑडियंस को भारत की डाइवर्सिटी देखने को मिले। जब हम कहते हैं डाइवर्सिटी इन यूनिटी इज़ द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट उस डाइवर्स बैकग्राउंड को, उस डाइवर्सिटी को यदि दिखाना चाह रही है तो भारत देश का नागरिक होने के नाते मैं इस डिसीजन का स्वागत करता हूँ। और डाइवर्सिटी का मतलब भी है कि वो सेक्युलरिज्म रूप जो हम भारत का देखते हैं, तो जो सेक्युलरिज्म विरोधी बीजेपी को कह रहा था, इस बजट में हल्का सा टच उनको देकर के उनको खामोश करने की भी कोशिश की गई है। स्टेट्स को लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे जिससे कि राज्यों का डेवलपमेंट एनकरेज करें और कनेक्टिविटी, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमिनिटीज, इन सभी को, और आइलैंड्स का बढ़ावा, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाएं जिससे कि पोर्ट कनेक्टिविटी हो, टूरिज्म में इंक्रीमेंट। पहले हमने अयोध्या का जिक्र किया था कि अयोध्या में भी टूरिज्म इंक्रीज होगा। टूरिज्म इंक्रीज होता है तो पैसे आते हैं, और जब पैसे आएंगे तभी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इस एक्सपेंडिचर हैबिट्स बढ़ेगी, सेविंग्स बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें हैं। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, पोर्ट्स कनेक्ट करने के लिए, और बेसिकली जितनी भी एमिनिटीज़ है आइलैंड्स को डेवलप करने के लिए भी, आइलैंड्स की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगी। और फाइनेंस मिनिस्टर ने डायरेक्टली कहा कि लक्षद्वीप को भी इंक्लूड करके, तो लक्षद्वीप का जिक्र आना ही था जो हम एक और एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे। आगे फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम इस बजट को देखें तो वही PPI, प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट के तहत हार्वेस्ट एक्टिविटीज़, पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाएगा। नैनो डैप एप्लीकेशन के थ्रू एग्रो क्लाइमेटिक जोन का एक्सपेंशन किया जाएगा। आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान स्ट्रेटेजी, इनको फॉर्मुलेट करके आत्मनिर्भरता ऑयल सीड्स को लेकर के, बीजों को लेकर के भी बढ़ाई जाएगी। डेयरी डेवलपमेंट को लेकर के एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम क्रिएट करा जाएगा। देखिए मैक्रो इकोनॉमिकल बजट में देश के हर एक सेक्टर को किस तरीके से GDP का परसेंटेजेस दिया जाए वो
बहुत ही ब्रिलियंसी पे डेवलप करना पड़ता है। अक्सर ये आरोप उठते रहे कि निर्मला सीतारमन को इकोनॉमिक्स की ज़्यादा जानकारी नहीं है, परंतु इस बजट को देखते हुए मुझे लगा कि ये बजट विजनरी है, पॉजिटिविटी के साथ है। और जो ये कहते थे कि निर्मला सीतारमन जी को बजट का या सॉरी इकोनॉमिक्स का नॉलेज नहीं है, उधर भी अगर ध्यान से समझा जाए तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के साथ एक छोटा सा बजट उन्होंने पेश किया है अभी, और बाकी चुनावों के बाद में होना है। मत्स्य संपदा योजना जो थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसको भी एक कदम आगे बढ़ा करके प्रोडक्टिविटी डबल करने की, एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी डबल करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और फिशरीज इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का भी गवर्नमेंट का प्लान है। कुछ एक्वा पार्क्स भी बनाए जाएंगे, ऐसे कुछ 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क को भी यहाँ पे लाने का उन्होंने प्लान किया गया है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग ब्लू रिवॉल्यूशन को इसी के साथ में देख सकते हैं, आपके स्टैटिक जीके का एक पार्ट हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद में हम जब इस बजट को एनालिसिस कर रहे थे तो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच से हमको मालूम पड़ा कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस जो हैं वो पिछले 10 सालों में बढ़े हैं। इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो 2.4 टाइम्स ज़्यादा अप गया है। और इसके अलावा में हम लोग देखते हैं कि जो टैक्स स्लैब था, जो इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसको अभी तक घटाया नहीं गया है। 7 लाख से ऊपर वाले जिनकी भी इनकम है उनको पेमेंट, उनको टैक्सेशन भरना पड़ेगा। ये भी बात हम लोगों ने इस बजट में देखी। और इसी के साथ में हम लोग साथियों देखते हैं कि तो जो टैक्स रेट थे, जो टैक्स स्लैब था वो अभी भी सेम रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और एक चीज़ और जो थी कि जो पिछले 2009 से लेकर के जिनका टैक्स नहीं दिया था, जिन पे ऐसे मुकदमे लग रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उसे वेव ऑफ कर दिया है, जिससे ऐसा कहा जा रहा है कि 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। लास्ट पिछले 10 सालों से पहले के, जो भी 2009 से पहले के, करीब 25,000 तक का जिनका टैक्सेशन में इशू था, और फाइनेंशियल ईयर 2011 से 15 के बीच में जिनका 10,000 तक का टैक्सेशन पे केस लगा हुआ था, उन सभी का को वेव ऑफ कर दिया गया है। इस प्रकार से इस बजट को गवर्नमेंट लेकर के आई है। मुझे कहीं ना कहीं इस बजट को देखते हुए लगता है कि गवर्नमेंट का जो बहुत ज़्यादा फोकस रहा विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, वो इसमें 100% रूप से देखने को मिला। इस बजट का चुनावी फ़ायदा उठाने की बीजेपी की तैयारी नहीं थी, वो इस बजट में दिखा। अगेन बीजेपी कॉन्फिडेंट नज़र आई। इस बजट को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं कह सकते हैं, हाउएवर ये बजट नेगेटिव नहीं है। सो न्यूट्रल टू पॉजिटिविटी की तरफ में ये बजट इस देश को अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अंतरिम बजट है, ज़्यादा कुछ इस पर कहा नहीं जा सकता। पर जितनी होप्स थी उन होप्स पर गवर्नमेंट खरी उतरी। खासकर जैसा लग रहा था विमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ होगा। लखपति दीदी एक योजना है और इसके तहत एसएचजीज ग्रुप को प्रमोट करा जाएगा। विमेन एम्पावरमेंट के लिए यदि इसके अलावा फिर विमेन एम्पावरमेंट के लिए यदि कुछ इस प्रकार की योजनाएं आती हैं तो ये देश के लिए बहुत अच्छा है। अब इसमें बहुत सारे वो है क्रिया प्रतिक्रियाएं होंगी, पर ओवरऑल देखा जाए तो पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं गवर्नमेंट। किसने क्या कर दिया, अब तक क्या हो गया, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, बल्कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट का फोकस था आगे कैसे जाया जाए, यहाँ से
आगे कैसे बढ़ाया जाए, और बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक गोल्स रखे गए हैं। लॉन्ग टर्म होना ठीक है, पर 2070 तक के अभी से जो गोल बनाए गए हैं वो थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आज की डेट को देखते हुए भी कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाने थे। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है उन्होंने शॉर्ट टर्म गोल्स पर इतना ध्यान दिया ही नहीं है, और वो लॉन्ग टर्म के फ़ायदे के लिए देख रहे हैं। हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास, लखपति दीदी, और मिशन इंद्रधनुष को बढ़ावा देना, आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर आंगनवाड़ी दीदी को और आंगनवाड़ी हेल्पर्स को लेकर आना, आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स को लेकर आना, ये सारी चीज़ों पर देखते हुए आज के बजट को मैं कहूँगा कि पिछले 10 सालों का एक रिपोर्ट कार्ड सा बना करके पेश करने की एक कोशिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा की गई है, और बीजेपी अब इस बजट के साथ में मूव करेगी। हालांकि पार्लियामेंट अभी सेशन में है और भी बहुत कुछ होना बाकी है। क्या होता है इन 2-3 महीने में आगे देखेंगे, उसके बाद में देश चुनावों की तरफ जाएगा एंड जुलाई सेशन में एक पूर्णकालिक बजट आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स के सभी प्रोविजंस का ध्यान इन्होंने, मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू। तो एक देश को मैनेजमेंट करने के लिए और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स की ज़रूरत होती है। इस बजट से एक कम टाइम के लिए जो है, उम्मीदें थी शायद अपोजिशन को भी होगी, कुछ नई योजना लेकर आएंगे, कुछ नया करेंगे तो हम इसे चुनावी रेवड़ी, चुनावी वादे कह करके ठुकराएंगे, परंतु बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया। और एक बार फिर से हम कहेंगे कि मुझे किसी ने कमेंट भी किया कि आपका एनालिसिस सही हुआ, विमेन एम्पावरमेंट के लिए स्कीम्स आई। इट्स नॉट इजी टू एनालाइज प्राइम मिनिस्टर मोदी कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन ये तो नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही एनालाइज करने दिया लोगों को। इंटेंशनली वो आए थे ताकि एक कंटेंट लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरीके से वो बजट की तरफ जाना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक अपील छुपी हुई थी उनके उस मैसेज में। उसी अपील को देखते हुए हम लोग एक एनालिसिस कर पाए थे उसका, और आज का ये बजट का ओवरव्यू रहा। देश को अभी भी किन मुद्दों पर जो है एक इनिशिएटिव्स चाहिए हैं, उनमें से सबसे बड़ा इनिशिएटिव हमको मिडिल क्लास एम्प्लॉयमेंट जैसी योजनाओं को, एम्प्लॉयमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए था, जो इस बजट में नहीं दिखा। इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि ये पूरा पॉजिटिविटी की तरफ नहीं है, पर उम्मीद है कि नई गवर्नमेंट बनते ही आने वाले चुनावों में हमें इसका असर देखने को मिले। आपको और जिस भी मुद्दों पर हमारा वीडियोस चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करके कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियोस एनालिसिस पसंद आते हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड वो जो कमेंट बॉक्स है ना उसमें कमेंट भी करें, हम पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 की राम राम।